नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के अंदर आपने पढ़ लिया था कालीगंगा सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। बड़े आराम से और बड़े धैर्य के साथ पढ़ेंगे भी, ठीक है। एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भी। बात करते हैं अपनी कौन सी सभ्यता, तो आप बता देना सर सभ्यता में सबसे पहले बात करेंगे अपने आहड़ सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता सबसे पहला प्रमुख प्रश्न आएगा, कोई ना कोई सभ्यता है वो कहाँ है। दूसरा प्रश्न बनेगा किस नदी के किनारे है। फिर प्रश्न बनेगा इसका खोजकर्ता कौन है। और फिर प्रश्न बनेगा इसका उत्खनन किसने किया था। और फिर इसके उपनामों से संबंधित प्रश्न बनेगा। तो एक सीरियल से देखते हैं भी। पहली बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता कहाँ है। आप कहते हैं सर आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखना ये आहड़ नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? आहड़ नदी के किनारे है। आहड़ नदी को ही बेड़च नदी कहते हैं। बेड़च नदी कहते हैं। आहड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। किसने किया? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। और याद ना कब किया उन्होंने? 1953 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। बात करते हैं बच्चों इस सभ्यता के उत्खनन की। इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया है? उत्खनन आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। तो लिख लेना भी रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का उत्खनन 1956 ईस्वी में किया है। कब किया? 1956 ईस्वी में किया गया है। लेकिन इसका पूर्ण रूप से उत्खनन हुआ था 1961 में। और इसका पुनः उत्खनन या पूर्ण रूप से उत्खनन किया था या फिर अपने बोल सकते हैं व्यापक स्तर पर जो उत्खनन किया था वो किया था पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने किया था, जिसका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया। तो लिख लेना बच्चों पुणे उत्खनन। पुणे उत्खनन किसने किया था? पुणे उत्खनन किया था बच्चों 1961 ईस्वी में। 1961 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया है। हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया है। 1961 में इसका पुनः उत्खनन किसने किया? हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया है। बात कर रहे हैं इसकी आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता आयन नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। इस सभ्यता का उत्खनन 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। इस सभ्यता की बात करें आहड़ सभ्यता का पुनः उत्खनन 1961 में एच डी सांकलिया ने किया है, जो पुणे विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। बात करते हैं इस सभ्यता के उपनाम से संबंधित। आहड़ सभ्यता के क्या-क्या उपनाम हैं? बात करते हैं आहड़ सभ्यता की और आहड़ सभ्यता के उपनामों से संबंधित बात करते हैं। याद रखना बच्चों ये एक सभ्यता है आहड़ सभ्यता और ये एक महत्वपूर्ण सभ्यता है।
करते हैं इनके उपनामों से संबंधित, कौन कौन से इनके उपनाम है, उपनामों से संबंधित याद रखना। इस सभ्यता का उपनाम है ताम्रवती नगरी। कौन सी? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी? ताम्रवती नगरी। ठीक है, तो ताम्रवती नगरी। ठीक है, ताम्रवती नगरी इस सभ्यता का प्राचीन नाम है, सॉरी उपनाम है। इस सभ्यता का उपनाम कौन सा है? ताम्रवती नगरी है। कौन सी नगरी है? ताम्रवती नगरी है। आगे बात करते हैं अपने इस सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम है अघाटपुर। क्या बच्चों? अघाटपुर। प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या है? अघाटपुर है। कौन सा है? अघाटपुर है। इसी को अघाट दुर्ग भी कहते हैं। दूसरा नाम भी लिख देता हूं क्या साथियों, याद रखना। क्या नाम है? अघाट दुर्ग है। कौन सा है? अघाट दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? अघाट दुर्ग इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इसे स्थानीय भाषा में, उसी भाषा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या बच्चों याद रखना, स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में से या स्थानीय नाम है इस सभ्यता का। इस सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो नाम है, स्थानीय नाम है वो है धूलकोट। कौन सा? धूलकोट। कौन सा नाम है बच्चों? धूलकोट। बात करते हैं अपने आहट सभ्यता की। आहट सभ्यता की बात करते हैं। कौन सी सभ्यता की? आहट सभ्यता की। तो आहट सभ्यता है ये सभ्यता, ये जो सभ्यता है इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों का, महासतियों का टीला भी कहते हैं। किसका टीला कहते हैं? महासतियों का टीला भी किस सभ्यता को कहते हैं? तो बता देना प्यारे साथियों, आहट सभ्यता को कहते हैं। बात करते हैं इस सभ्यता, आहट सभ्यता के अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम याद रखना बच्चों। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता के अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। और अन्य नाम बच्चों याद रखना क्या है? इस सभ्यता को देखो, ये जो सभ्यता है वो आहड़ नदी के किनारे है, और आहड़ या बेड़क नदी बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। कौन सी संस्कृति? बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस सभ्यता को मुर्दों का टीला भी कहते हैं या महासतियों का टीला भी कहते हैं। दूसरा नाम कौन सा है? मुर्दों का, मुर्दों का टीला। इसका टीला? मुर्दों का टीला। एक प्यारे साथियों, मुर्दों का टीला एक ग्रंथ भी है जो किसने लिखा था? राज्ञा राघव ने लिखा था। किसने लिखा था? राज्ञा राघव ने लिखा था। तो थोड़ा सा लिख लेना, विशेष नोट में लिखना, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला ये जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? राज्ञा राघव है। कौन है? राज्ञा राघव। राज्ञा राघव इसका क्या है बच्चों? इसका क्या है? लेखक है। मुर्दों का टीला किस सभ्यता को कहते हैं? आहट सभ्यता को कहते हैं। मुर्दों का टीला ग्रंथ किसने लिखा था? तो राज्ञा राघव ने लिखा था। तो ये अपनी बात की किससे संबंधित है? राजस्थान की आहट सभ्यता। थोड़ा सा देख लेना दोबारा भाई। आहट सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे है? आहट या बेड़क नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज 1953 में किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। बात करते हैं इसका उत्खनन किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। पहले जो कब किया है? 1956 में किया है। ठीक है, इस सभ्यता का उपनाम क्या है? तो ताम्रवती नगरी कहते हैं। प्राचीन समय में इस आहट सभ्यता को क्या कहते थे? अघाटपुर या अघाटपुर कहते थे। स्थानीय लोग इस सभ्यता को क्या कहते थे? क्या कहते थे? दुर्ग।
महासतियों का टीला भी कहते हैं, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, मैंने नोट में एक बात लिखाई है, क्या लिखवाई है, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक शेप में नोट कर लेना भाई, ठीक है। क्या है, मुर्दों का टीला ग्रंथ किसका है, राज्य राघव। मुर्दों का टीला किस सभ्यता को कहते हैं, आर्य सभ्यता को कहते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लेना भाई। आगे बात करते हैं अपने, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इस आर्य सभ्यता के अवशेष कौन से हैं और आर्य सभ्यता की विशेषता क्या है। हमारी कौन सी सभ्यता थी, आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता। पहले साथियों याद रखना, आर्य सभ्यता की पहले बात करते हैं विशेषता की, कि आर्य सभ्यता की विशेषता क्या है। आर्य सभ्यता की जो विशेषता है, याद रखना तो ये एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण में लोग कैसे रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। और जहां ग्रामीण में शुद्ध लोग रहते हैं, वहां पर किसकी चलती है, माँ की या पिता की, देखना जो पिता की चलती है। देखना ये कैसी सभ्यता है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है। इसकी तुलना में अपने बात करें कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता शुद्ध, कालीबंगा सभ्यता एकल परिवार वाली सभ्यता है, आर्य सभ्यता शुद्ध परिवार वाली सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता है और आर्य सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता है। तो लिख लेते हैं बच्चों, विशेषताओं याद रखना, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। पहली बात तो ये हो गया कि कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी बात, ये पितृसत्तात्मक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध परिवार वाली सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, शुद्ध परिवार वाली सभ्यता है। एक बार और इसकी बात कर लेते थोड़ा, कि कालीबंगा सभ्यता से आर्य सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष की बात करते हैं, उस सभ्यता से कोई ना कोई अवशेष तो मिले होंगे। प्रमुख रूप से इस सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले थे। मिट्टी से निर्मित बेल की आकृति कहां से मिली थी, तो बता देना आर्य सभ्यता से मिली थी। उस बेल को क्या कहते हैं, उस बेल को कहते हैं बनासी फूल। तो याद रखना बच्चों, अवशेष नंबर 1 में, अवशेष नंबर 1 में मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बेल की आकृति मिली। उस बेल को क्या कहा गया बच्चों, बेल को कहा गया बनासियन बुल। क्या कहा, बनासियन बुल कहा गया था। दूसरी बात, अवशेष में याद रखना बच्चों 2 नंबर याद रखना, यहां से मिट्टी से निर्मित उपकरण मिले थे। कैसे उपकरण मिले थे, लाल व काले मृदभांड मिले थे, ठीक है। तो याद रखना यहां से क्या मिले थे, मृदभांड, मृदभांड। और मृदभांड कैसे थे, लाल व काले रंग से। मृदभांड कैसे होते हैं, मिट्टी से निर्मित उपकरण होते हैं। मृदभांड किसे कहते हैं, मिट्टी से निर्मित बर्तन कहते हैं। मृद माने मिट्टी, भांड माने भांडे। ऐसे भांडे जो मिट्टी से निर्मित हो उसे बोलते हैं मृदभांड। तो मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। अच्छा, मिट्टी से निर्मित है तो उनका रंग कैसा था, कुछ रंग लाल व काले रंग थे, लाल व ठीक है। इस कारण आर्य सभ्यता को लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता भी कहते हैं। तो एक और विशेषता लिख लेना, विशेषता में लिखना, यहाँ से मृदभांड कैसे मिले हैं, लाल व काले मिले हैं, इस कारण इसे लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता भी कहते हैं। विशेषता में एक बात लिखना, लाल व काले मृदभांड वाली
सभ्यता कहते हैं। लाल व काले मृदवान वाली सभ्यता किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर आर्य सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से बेल की आकृति मिली थी, जिसे विनाशियन बुद्ध भी कहते हैं? तो आप कहते हैं सर आर्य सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार वाली सभ्यता और पितृसत्तात्मक सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं? आप कहते हैं सर किसे कहते हैं? आर्य सभ्यता को कहते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ से और क्या क्या साक्ष्य मिले थे। बात करते हैं साक्ष्यों की। किसकी? साक्ष्यों की। तो याद रखना इस सभ्यता से मैं अन्य साक्ष्य 3 नंबर लिख लेता हूं इधर। 3 नंबर यहाँ से यूनानी देवता अपोलो के चित्रयुक्त 6 मुद्राएं मिली थी। कितनी? 6 मुद्राएं। यूनानी देवता अपोलो की चित्रयुक्त 6 मुद्राएं मिली। कितनी मुद्राएं मिली? 6 मुद्राएं मिली थी। यहाँ से अनाज रखने के वे विद्यमान भी मिले थे, जिन्हें गोरे व कोठे भी कहते हैं। तो याद रखना तो 4 नंबर लिख देता हूँ। गोरे व कोठे अनाज रखने का मृदभांड प्राप्त हुए। क्या बात है? मृदभांड प्राप्त हुए। गोरे व कोठे अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए थे। एक बार फिर से देख लेना। हमने बात किसकी की थी? आर्य सभ्यता की थी। आर्य सभ्यता में क्या क्या मिले थे? तो याद रखना मृदभांड मिले थे, यूनानी देवता के 16 देवता की 6 मुद्राएं मिली थी, अनाज रखने के गोरे व कोठे मृदभांड मिले थे, और यहाँ से बिना हाथे के जलपात्र मिला था। और ऐसे ही जलपात्र कहाँ मिला था? ईरान के अंदर मिला था, ईरान की सभ्यता मिला था। तो याद रखना बच्चों। अब अपने बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कौन सी? 5 नंबर जो साक्ष्य मिला था यहाँ से बिना हत्ता का जल पात्र मिला। कैसा मिला? बिना हत्ता का जल पात्र कहां से मिला? तो आर्य सभ्यता से मिला था। याद रखो तो ईरान के समान ईरान में भी ऐसा ही जल पात्र बिना हत्ता का जल पात्र कहां मिला? ईरान के समान मिला। ईरान के समान मिला। पहले जाति याद ना, यह इस प्रकार से बिना हत्ता का जल पात्र मतलब इस प्रकार का जल पात्र था, इस प्रकार का। इसे छूने के लिए पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसे बोला गया बिना हत्थे का जल पात्र। ऐसा ही जल पात्र कहाँ मिला है? हमें आर्य सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों? आर्य सभ्यता से मिला है। और ऐसे ही हमें कहाँ से मिला है? ईरान की सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है? ईरान की सभ्यता से मिला है। इसका मतलब इन दोनों सभ्यता के मध्य कोई ना कोई संबंध था। या तो ईरान की सभ्यता आड़ आई हुई या आड़ के निवासी ईरान के हुए, यानी कि ये दोनों एक दूसरी सभ्यता क्या करते थे? एक तो समकालीन सभ्यता होगी, दूसरी बात ये एक दोनों सभ्यताओं के जो लोग थे आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। और जब व्यापार करेंगे तो अपने साथ भांडे मुंडे लेके जाएंगे ना, तो ये अपने भांडे कहाँ भूल गए? आड़ भूल गए, या आड़ के निवासी कहाँ भूल गए? ईरान भूल गए। इस प्रकार से जिसे यहाँ से साक्ष्य मिले थे। बात करते हैं 6 नंबर साक्ष्यों की। रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले। आर्टिफिशियल क्या से रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले। सांचे बोल सकते हैं, ठप्पे को बोल सकते हैं। ठप्पे की जगह अपने शब्द लिख सकते हैं ठप्पे या कोमल रस के सांचे। ठप्पे व सांचे किसके होते थे? रंगाई के ठप्पे व सांचे थे किसके? तो ये थे बच्चों लकड़ी के। किसके थे? लकड़ी के थे। ध्यान से समझो, किसके थे? लकड़ी के थे।
मानने के लिए हमें क्या मिले थे, यहाँ से साक्ष्य मिले थे। देखो उस समय के लोग कितने एडवांस, अपने वर्तमान में जो चीजें प्रयोग कर रहे हैं आड़ सभ्यता के निवासी उसमें करते थे। इस सभ्यता की खोज 1953 में हुई है, यानी कि कब, कितनी प्राचीन बात है, कितने एडवांस लोग रहते थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमने आर्य सभ्यता 8 बार उतरी थी और 8 बार बची थी। ठीक है, आर्य सभ्यता नोट में लिखना इस बात को, मैं चाहूंगा कि आप नोट में अच्छी तरह से लिखें इस बात को। आर्य सभ्यता 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने का संकेत देती है। 8 बार उजड़ने का संकेत देती है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने का संकेत कौन सी सभ्यता देती है, तो आप कहते ना आर्य सभ्यता देती है। आर्य सभ्यता के बारे में या अपनी बात करते हैं, आर्य सभ्यता के प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं। प्रमुख केंद्र कौन है, तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र है, इसके सभ्यता के प्रमुख केंद्र है जो प्रयागराज, जो कितने है प्रमुख सभ्यता केंद्र है, 3 केंद्र है। एक बार में बात करते हैं प्रमुख कौन कौन सी बात की थी, मैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात की थी। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बात की थी, आर्य सभ्यताओं की, और ये आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी पड़ी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आर्य सभ्यता में, अच्छा आर्य सभ्यता के बारे में आगे बात करते हैं। इस सभ्यता के या आर्य सभ्यता के प्रमुख केंद्र कितने हैं, तो आप कहते हैं सर 3 हैं। अब बात करते हैं आर्य सभ्यता के केंद्र। आर्य सभ्यता के केंद्र, आर्य सभ्यता के केंद्र, और याद रखना प्यारे बच्चों, आर्य सभ्यता के प्रमुख केंद्र कितने हैं, तो 3 हैं। कितने बच्चों, 3 हैं। कौन कौन से केंद्र है वो, एक तो है गलुड़ सभ्यता, गलुड़ सभ्यता, और ये जो सभ्यता है वो कहां पर है, राजसमंद में है। कहां पर है, जो राजसमंद में है। और दूसरा जो केंद्र है उस केंद्र का नाम है बालाथल, बालाथल, बालाथल सभ्यता। और ये भी सभ्यता कहां पर है, तो ये सभ्यता है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में है। तीसरी जो इसका तीसरा जो केंद्र है, ये 2 केंद्र हो गए हमारे। तीसरा जो केंद्र है उसका नाम है ओजियाना सभ्यता, और ये बच्चों भीलवाड़ा में है। कौन सा, ओजियाना, ओजियाना सभ्यता। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में है। तो आज हमने बात किसकी की है, आर्य सभ्यता की बात की है। यदि आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई है। यदि वीडियो समझ में आई है या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।